एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, उसको एनालाइज करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद आप लोग को अपने क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलता है। एंड आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न एंड इस साल हिस्ट्री एग्जाम का एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर आप अपने क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हो, देन ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस साल आप लोगों का क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर था उसी को लेके आई हूँ, ताकि आपको एग्जामिनेशन जैसा फीलिंग आए। एग्जामिनेशन में भी जस्ट इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर होता है। ये सेट 1 है, यहाँ पे आप लोगों को अपना रोल नंबर लिखना होता है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन रहता है। सिमिलरली इसी तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग यू द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर पाओ एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने इस साल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर पाओ। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 2023 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना या फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग एग्जाम पैटर्न को भी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस होंगे एंड हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है। टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स, यानी कि टोटल 21 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स ईच, यानी कि सेक्शन बी में आप लोगों से टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 60 to 80 वर्ड्स में देना है, यानी कि लगभग 12 से 16 लाइन में आप लोगों को अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। नेक्स्ट जो आप लोगों का सेक्शन रहेगा वो रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 8 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को लगभग 300 to 350 वर्ड्स में देना है, यानी कि लगभग 60 to 70 लाइंस में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है ना। आपका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आपका जो लास्ट सेक्शन रहेगा वो रहेगा सेक्शन ई। सेक्शन ई में आप लोगों से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इस एक मैप बेस्ड क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स। टोटल आप लोगों से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड टोटल टाइमिंग आप लोगों को 3 घंटे का मिलेगा। बट आप लोगों को क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले ही मिल जाएगा। 15 मिनट में आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है, बल्कि अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। बट अगर आप ये जो 15 मिनट है इसको अगर आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो, देन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने साथ एक पेंसिल लेके जाओ एंड जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से रीड करो उस 15 मिनट के टाइम पीरियड के दौरान, जब आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रीड करोगे, उसी दौरान आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, उसको भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में ही पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा। इससे आपका टाइम बचेगा। जब आप सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के क्वेश्चंस को रीड कर रहे होंगे, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, देन आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है।
आप लोगों को क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार अच्छी तरीके से रीड करना है, क्योंकि जल्दबाजी में, टेंशन में हम लोग क्वेश्चन को ही अच्छी तरीके से रीड नहीं करते हैं। सो आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है, आप लोगों को आंसर पता होगा, बट क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है कि आखिर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से फ्रेम करें। सो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ही शांति से आप लोगों को क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, एंड फिर अपने माइंड में ही आंसर को फ्रेम कर लेना है कि हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा। नेक्स्ट, जब आप सेक्शन डी को रीड कर रहे होंगे, यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को रीड कर रहे होंगे, सो उस दौरान भी आप क्वेश्चन के आंसर को पहले से ही फाइंड आउट कर सकते हो। अगर पैसेज में आंसर गिवन होता है, देन आप पेंसिल से उस आंसर वाले लाइन को मार्क कर सकते हो, या फिर अपने माइंड में एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मुझे इस आंसर को लिखना है। साथ ही साथ आप मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है, सो उसको भी एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे मुझे किस जगह को प्लॉट करना है। इस तरीके से आपको अपना पहला जो 15 मिनट है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर आप 15 मिनट अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो, देन ओवरऑल आप जब 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लेना है, एंड 15 मिनट में आप लोगों को रिवाइज करना है कि क्या आपने हर एक चीज़ अच्छी तरीके से लिखा है या फिर नहीं। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्लीज़ आप लोग 2-3 बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। कभी कभार हम लोग ऑप्शन नंबर को लिखने में गलती कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने आंसर शीट में ना सिर्फ क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन नंबर को लिखो, बल्कि जो करेक्ट आंसर है उसको भी आप लिख डालो, ताकि अगर ऑप्शन नंबर को लिखने में आप लोगों से कुछ गलती भी हो गया है, जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो आपके जो राइट आंसर है उसको चेक कर पाए। इस तरीके से आप लोगों को अपने क्लास 12 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, एंड पहले से आप लोगों को स्ट्रैटेजी रेडी रखना है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नाउ अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में हिंदी में भी क्वेश्चन गिवन है एंड इंग्लिश में भी क्वेश्चन गिवन है। हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन ए। इसमें हम लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा गया है। टोटल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 1 मार्क्स, यानी कि टोटल 21 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, अ वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। इनमें से वो कौन से व्यक्ति है जिनके द्वारा अष्टाध्यायी को लिखा गया है। जो अष्टाध्यायी, ये जो बुक है, ये जो वर्क है, जो कि संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखा गया है, इसके ऑथर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के 3rd चैप्टर से पूछा गया है, विच इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज पनिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है, एंड कॉलम 2 में उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में, उसके बारे में बता रखा है। आप लोगों को कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है। सबसे पहला आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है एस एन रॉय। एस एन रॉय को आपको 3rd के साथ मैच करना है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये एस एन रॉय के द्वारा लिखा गया था। दूसरा है जी एफ डेल्स। इसका करेक्ट मैच हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। तीसरा है आर ई एम व्हीलर। इसको आप लोगों को 2nd के साथ मैच करना है, विच इज एंशियंट इंडिया। एंड 4th है जॉन मार्शल। इसको आप लोगों को 4th के साथ मैच करना है, विच इज मोहेंजोदारो एंड द इंडस। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2 एंड डी का होगा 4। इस तरीके से आप लोगों को मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, विच इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। फर्स्ट चैप्टर में खासकर जो आपका सोर्स बॉक्स 3 है, सोर्स बॉक्स 3 में से ही आप लोगों से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोगों को अपने सोर्स बॉक्सेस को भी अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, एंड हर एक चैप्टर के एंड में जो आप लोगों का टाइमलाइन गिवन रहता है, उस टाइमलाइन को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खासकर उन सारे टाइमलाइन से ही पूछा जाता है, या फिर आपके बुक में जो छोटे छोटे बॉक्स गिवन रहते हैं, उन सारे बॉक्सेस में से पूछा जाता है। आप लोगों को अपने चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ना। हमारा 3rd मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे 4 डायनेस्टीज का नाम दिया गया है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि आपको इन सारी डायनेस्टीज को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 1, 3, 2 एंड 4। सबसे पहला जो डायनेस्टी होगा वो होगा नंद डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 343 टू 321 BCE। दूसरा डायनेस्टी आपका हो जाएगा मौर्यन डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 321 BCE टू 185 BCE।
थर्ड आपका डायनेस्टी हो जाएगा सुंगास डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 185 BCE टू 73 BCE। एंड लास्ट डायनेस्टी आप लोगों का हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है अर्ली 4th सेंचुरी टू लेट 6th सेंचुरी CE। सो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पता लगता है कि हम लोगों को सारी डायनेस्टीज के टाइम पीरियड को भी थोड़ा अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेना है, ताकि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए देन हम लोग करेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है जो कि बुद्धा से रिलेटेड है। सो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहला स्टेटमेंट है बुद्धा वॉज बॉर्न इन सांची। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्धा का जन्म सांची में नहीं बल्कि लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट इन लुम्बिनी। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बुद्धा ने इनलाइटनमेंट बोध गया में अटेन किया था। तीसरा स्टेटमेंट है बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन इन बोध गया। सो ये भी बिल्कुल गलत है, बुद्धा ने अपना पहला सरमॉन सारनाथ में डिलीवर किया था। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है बुद्धा अटेन परिनिब्बना एट कुशीनगर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बुद्धा के द्वारा परिनिर्वाणा कुशीनगर में ही अटेन किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड अफनसी निकेतन बिलोंग टू। सो इनमें से कौन से कंट्रीज से अफनसी निकेतन बिलोंग करते थे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज रशिया। सो अफनसी निकेतन रशिया से बिलोंग करते थे एंड वो लगभग 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया आए थे। सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है विच इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। सो उस चैप्टर में जो आप लोगों का चैप्टर के लास्ट पेज में टाइमलाइन गिवन है, सो उसी टाइमलाइन में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को हर एक चैप्टर का जो टाइमलाइन है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। खासकर 5th चैप्टर का जो टाइमलाइन है जिसमें ट्रैवलर्स का नाम दिया गया है, किस टाइम पीरियड के दौरान वो इंडिया आए थे, वो कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करते थे। सो उन सारी चीज़ों को प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा, उस टाइमलाइन से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। सो अगेन यहाँ पे अर्ली भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिया गया है। सो आप लोगों को ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। सो पहला स्टेटमेंट है हिस्टोरियंस ड्रॉ ऑन हैगियोग्राफीज ऑफ सेंट फॉर नोइंग ट्रेडिशन। सो हिस्टोरियंस के द्वारा खासकर सेंट के जो हैगियोग्राफीज होते हैं यानी कि उनके जो बायोग्राफीज होता है उसको ही पढ़ा जाता है जब वो ट्रेडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं। सो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है मेनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वे शेप थ्रू ग्रेट एंड लिटिल सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशन। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है भक्ति ट्रेडिशन वाज क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज विच आर सगुना एंड निर्गुणा भक्ति। सो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है गॉड वाज वर्शिप्ड विद एट्रीब्यूट्स इन द निर्गुणा भक्ति। सो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि निर्गुणा भक्ति में भगवान को विदाउट एट्रीब्यूट्स यानी कि बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी शेप एंड साइज के वर्शिप किया जाता है। सगुना भक्ति में हमें ये देखने को मिलता है कि भगवान को विद एट्रीब्यूट्स वर्शिप किया जाता है। सो इसी वजह से हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 1, 2 एंड 3। सो हमारा पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following crops were considered as Jins-e-Kamil in the Mughal Empire? सो इनमें से वे कौन से क्रॉप्स है जिसको मुगल एम्पायर में जिन्स-ए-कामिल कंसिडर किया जाता था, जिसका मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज कॉटन एंड सुगर कैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्णदेव राय इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है जो कि कृष्णदेव राय के रिगार्डिंग है, जो कि विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर थे। सो उनके रिगार्डिंग ये जो चारों स्टेटमेंट है, सो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। सो पहला स्टेटमेंट है ही बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है His rule was characterized by expansion and consolidation। सो ये भी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय ना सिर्फ अपने टेरिटरीज को, अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करते थे बल्कि उसको कंसोलिडेट भी करते थे। तीसरा स्टेटमेंट है ही फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप कॉल्ड कृष्णापुरम। सो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय के द्वारा एक सब अर्बन टाउनशिप तो फॉर्म किया गया था, बट उस टाउनशिप का नाम कृष्णपुरम नहीं रखा गया था, बल्कि उस टाउनशिप का नाम नगलापुरम रखा गया था अपने माँ के नाम के ऊपर।
सो इसी वजह से हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। एंड फोर्थ स्टेटमेंट को भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सो द लास्ट स्टेटमेंट इज ही कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्ता मलयादा। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कृष्णदेव राय के द्वारा स्टेट क्राफ्ट के ऊपर तेलुगु लैंग्वेज में एक वर्क को कंपोज किया गया था एंड उसी वर्क का नाम है अमुक्ता मलयादा। नाउ our next question is question number 9. Identify the British official with the help of the following information and select the correct option. सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें एक ब्रिटिश ऑफिशियल के नाम को आइडेंटिफाई करना है। सो पहला इंफॉर्मेशन है ही वॉज अ फिजिशियन केम टू इंडिया ड्यूरिंग 1794 टू 1815। सो वो ब्रिटिश ऑफिशियल एक फिजिशियन थे जो कि इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया विजिट किए थे। दूसरा इंफॉर्मेशन है ही सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विसेज। सो इस ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा बंगाल मेडिकल सर्विसेज में भी काम किया गया था। थर्ड इंफॉर्मेशन है ही सर्व्ड एज सर्जन टू द लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के गवर्नर जनरल थे, सो उनके सर्जन के रूप में भी इस ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा काम किया गया था। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ही ऑर्गेनाइज कलकत्ता अलीपुर जू। सो इनके द्वारा कलकत्ता अलीपुर जू को भी ऑर्गेनाइज किया गया था। सो इन सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको उस ब्रिटिश ऑफिशियल के नाम को आइडेंटिफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज फ्रांसिस बुकनन। सो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रांसिस बुकनन से रिलेटेड है। सो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हर एक चीज को आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज ऑफ अ टेम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सो यहाँ पे एक टेम्पल का इमेज गिवन है। सो इस इमेज के थ्रू आपको इस टेम्पल के नेम को आइडेंटिफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज विरूपक्ष टेम्पल। सो ये बेसिकली विरूपक्ष टेम्पल का इमेज है। सो इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को पता लगता है कि आप लोगों को अपने चैप्टर में जितने भी इमेजेस है उसको भी अच्छी तरीके से देखना है, एनालाइज करना है। इमेज के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। सो इस टाइप से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। Now our next question is question number 11. So question number 11 से पहले और एक क्वेश्चन गिवन है। सो बेसिकली ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट जो कि देख नहीं सकते, सो उनके लिए उस इमेज बेस्ड क्वेश्चन की जगह पे और एक क्वेश्चन गिवन है। सो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। बट ऐसे कैंडिडेट जो कि बिल्कुल सही सलामत है, सो उन लोगों को इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है उसी को अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ उन सारे कैंडिडेट्स के लिए ही है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। सो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो इनमें से वो कौन सा डायनेस्टी है जो कि विजयनगर एम्पायर का पहला डायनेस्टी है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज संगमा डायनेस्टी। सो संगमा डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. Find out the chronological order of the events of the revolt of 1857. सो इस क्वेश्चन में 4 इवेंट्स दिए गए हैं जो कि 1857 के रिवॉल्ट से ही रिलेटेड है। सो इन सारे इवेंट्स को आप लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लॉट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 1, 2, 3 एंड 4। सो ऑलरेडी इन चारों ही इवेंट्स को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्लेस किया गया है। बट स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पहला इवेंट है सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय वेलेस्ले इन अवध। सो ये हुआ था 1801 में। दूसरा है नवाब वजीद अली शाह डिपोज्ड, यानी कि नवाब वजीद अली शाह को उन्हीं के राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। सो ये हुआ था 1856 में। तीसरा है सबमरी रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन अवध बाय द ब्रिटिश। सो ये 1856 में ही हुआ था। एंड लास्ट है म्यूटिनी स्टार्टेड इन मेरठ। सो ये 1857 में हुआ था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक assertion एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. So यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक assertion है एंड दूसरा रीजन है। सो आप लोग को assertion एंड रीजन को अच्छी तरीके से पढ़ना है एंड उसके बाद आप लोग को करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो assertion में दिया गया है दैट गांधी जी कॉल फॉर अ कंट्री वाइड एगिटेशन अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट। सो रोलेक्ट एक्ट जो कि 1919 में आया था। सो इस एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा एक कंट्री वाइड एगिटेशन को स्टार्ट किया गया था, यानी कि एक कंट्री वाइड कैंपेन को लॉन्च किया गया था। एंड इसका रीजन है ब्रिटिश ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि आप किसी भी इंडियन व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो बिना किसी ट्रायल के। सो इसी को रोलेक्ट एक्ट कहा गया है। एंड इसी एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा एक कंट्री वाइड एगिटेशन को लॉन्च किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
सो एजेशन भी बिल्कुल सही है एंड रीजन भी बिल्कुल सही है एंड रीजन एजेशन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. सो कॉलम 1 में कुछ लीडर्स का नाम दिया गया है एंड कॉलम 2 में उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रोल प्ले किया गया है उसके बारे में बता रखा है. सो आप लोगों को करेक्टली कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है. सो पहला है जवाहरलाल नेहरू. सो जवाहरलाल नेहरू को आपको 4 के साथ मैच करना है. उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर काम किया गया था. दूसरा है बी आर अम्बेडकर. सो इसको आपको 3 के साथ मैच करना है. बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. तीसरा है राजेंद्र प्रसाद. सो इसको आपको 1 के साथ मैच करना है. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड फोर्थ है बी एन राव. सो इसको आपको 2 के साथ मैच करना है. ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ए को आपको 4 के साथ मैच करना है, बी को आपको 3 के साथ मैच करना है, सी को आपको 1 के साथ मैच करना है एंड डी को आपको 2 के साथ मैच करना है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. Who among the following ruler worked on the preservation of सांची स्तूपा? सो इनमें से वो कौन सी रूलर थी जिनके द्वारा सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन के ऊपर काम किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज शाहजहां बेगम. एंड इनफैक्ट शाहजहां बेगम की जो सक्सेसर थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, सो इन दोनों ही रूलर के द्वारा सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया गया था. Next question is question number 15. In which of the following reason Satavahanas ruled during the 2nd century BCE to 2nd century CE? सो सतवाहना डायनेस्टी के जो रूलर थे सो उनके द्वारा इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के कौन से पार्ट में रूल किया गया था? सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज वेस्टर्न एंड डेक्कन इंडिया. सो सतवाहना डायनेस्टी के रूलर के द्वारा वेस्टर्न एंड डेक्कन इंडिया में रूल किया गया था. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Who among the following rulers rebuilt सुदर्शना लेक? सो इनमें से वो कौन से रूलर थे जिनके द्वारा सुदर्शना लेक को दोबारा से बनवाया गया था, उसको रीबिल्ड करवाया गया था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज रुद्रदमन, जो कि एक शाका रूलर थे. वो शाका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. सो उनके द्वारा ही सुदर्शना लेक को रीबिल्ड करवाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. Consider the given statement regarding Constituent Assembly and select the correct from the following option. सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग है, यानी कि उससे रिलेटेड है. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट आई थिंक कि इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू होगा. उनके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल फ्लैग के रिजोल्यूशन को मूव किया गया था. सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि अगर आप इन तीनों ऑप्शन को देखेंगे देन ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है. जो जीबी पंत थे वो लीगल एडवाइजर नहीं थे, ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, बल्कि बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. एंड साथ ही साथ के एम जो मुंशी थे उनको फ्रंटायर गांधी भी नहीं कहा जाता है, बल्कि अब्दुल जफर खान को फ्रंटायर गांधी कहा जाता है. सो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत है ही. सो आई थिंक कि इसका आंसर 1 ही होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल फ्लैग के रिजोल्यूशन को मूव किया गया था. Now our next question is question number 18. Which one of the following reason was called as the nursery of the Bengal army by the British during 1850s? So India के किस reason को nursery of the Bengal army कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1850s के डिकेड में? So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अवध. Now next question is question number 19. So question number 19 again एक assertion and reasoning type question ही है. So the assertion is the book Sipa Abadi was the important book on the military and civil administration of the Mughals. So जो ऐनी अकबरी है, सो ऐनी अकबरी में ही 5 बुक्स हमें देखने को मिलता है. सो 5 बुक्स में से जो दूसरा बुक है उसी बुक का नाम है सिपा अबादी. सो सिपा अबादी एक इंपॉर्टेंट बुक है. सिपा अबादी में हमें मुगल एम्पायर के मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. एंड इसका रीजन है बुक इंक्लूड्स शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ इंपीरियल ऑफिशियल्स लाइक मनसबदार्स, पोएट्स एक्सेट्रा. सो ये जो सिपा अबादी बुक है सो इसमें हमें शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस भी देखने को मिलता है. मनसबदार या फिर पोएट से रिलेटेड हमें थोड़े बहुत बायोग्राफिकल स्केचेस भी देखने को मिलता है. सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो assertion एंड रीजन दोनों ही सही है एंड रीजन assertion को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following are correctly matched?
सो यहाँ पे बेसिकली कुछ डायनेस्टीज का नाम दिया गया है एंड उनके द्वारा इंडिया के जिस एरिया में रूल किया गया था, सो उस एरिया का, उस रीजन का नाम भी दिया गया है। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 1, 3 एंड 4। सो हमारा जो 1 ऑप्शन है दैट इज चोलास इन तमिलनाडु, सो ये बिल्कुल सही है, चोलास के द्वारा तमिलनाडु में ही रूल किया गया था। थर्ड है सुल्तान्स ऑफ द डेक्कन, सो ये भी बिल्कुल सही है, सुल्तान्स के द्वारा डेक्कन के इलाके में ही रूल किया गया था। फोर्थ है गजपति ऑफ उड़ीसा, ये भी बिल्कुल सही है, गजपति के द्वारा उड़ीसा के एरिया में ही रूल किया गया था। बट हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज होयसला इन वरंगल, सो ये गलत है, होयसलास के द्वारा बेसिकली कर्नाटका के एरिया में रूल किया गया था। सो इसी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 1, 3 एंड 4। Now our last multiple choice question is question number 21. Identify the character of Mahabharata with the help of the following information. So यहाँ पे 2 पॉइंट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपको महाभारत के उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। सो पहला इन्फॉर्मेशन है वॉज द हस्बैंड ऑफ गांधारी, वो व्यक्ति गांधारी के हस्बैंड थे। एंड दूसरा इन्फॉर्मेशन है बिकेम द किंग ऑफ हस्तिनापुर, वो व्यक्ति हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज धृतराष्ट्र। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने अपनी सेक्शन ए के सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, नॉलेज मिला होगा, आइडिया मिला होगा कि आप लोगों को अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो अगर आप क्लास 12 हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, देन प्लीज़ आप मेरे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले वीडियो को देखिए। उन सारे वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है एंड आंसर को भी प्रोवाइड किया है। सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। उन सारे वीडियोज़ को देखने के बाद आपको दोबारा बुक को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। सो टोटल सेक्शन बी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 18 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। So question number 22 is analyze the elements examined by historians on Mahabharata as a text. So historians के द्वारा कौन से elements को एग्जामिन किया जाता है जब वो महाभारत को एज अ टेक्स्ट एनालाइज करते हैं। सो इन सारी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दे रही हूँ। मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। सो आई नो कि आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने मेरे वीडियोस के थ्रू अपने चैप्टर को समझा होगा तो मैंने हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो मैं दोबारा से हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। आप सिंपली आंसर को रीड करके आंसर को समझ सकते हैं। बट अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी समझना है देन मैंने ऑलरेडी हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाया है। सो उन सारे वीडियोस में ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। सो प्लीज़ आप उन सारे वीडियोस के थ्रू इन सारे क्वेश्चन के आंसर को समझ लीजिएगा। अभी मैं डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। Now our next question is question number 23. Describe any 3 features of ancient numismatic. So numismatic का मतलब होता है the study of coins. सो हमें एंशियन न्यूमिस्मेटिक यानी कि एंशियन कॉइन्स का जो स्टडी होता है, सो उसके 3 फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। किस तरीके से हम लोग पुराने कॉइन्स के द्वारा हम अपने इंडिया की हिस्ट्री को समझ सकते हैं। सो उसी के 3 फीचर्स को आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 में एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन गिवन है। सो अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, एक्सप्लेन। सो अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन एम्बेसडर थे, सो जब वो विजयनगर एम्पायर में विजिट किए थे, सो उनके द्वारा जब विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशंस को देखा गया देन वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सो क्या वो रीजंस थे जिस वजह से अब्दुल रजाक फोर्टिफिकेशंस को देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के 7 चैप्टर से पूछा गया है विच इज़ एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगर। एंड क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के 3rd चैप्टर से पूछा गया है विच इज़ किनशिप कास्ट एंड क्लास। एंड क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के 2nd चैप्टर से पूछा गया है विच इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द महानवमी डिब्बा अ सेंटर ऑफ मेन विजयनगर रिचुअल्स, एक्सप्लेन।
सो विजयनगर में जो रॉयल सेंटर था वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है। सो किस तरीके से महानवमी डिब्बा ये जो प्लेटफॉर्म था ये विजयनगर एम्पायर के रिचुअल्स का एक मेन सेंटर हुआ करता था। सो इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। Next question is question number 25. Examine the position of zamindar in the Mughal village society. So मुगल विलेज सोसाइटी में जमींदार का कैसा पोजीशन होता था, जमींदार का क्या रोल होता था, सो इसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 आपके 8th चैप्टर से पूछा गया है विच इज पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। Now our next question is question number 26. One of the topics most vigorously debated in the Constituent Assembly was the respective rights of the central and the state governments. Analyze the statement with supporting arguments. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिबेट किया गया था वो ये था कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या राइट्स होंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या राइट्स होंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ राइट्स को लेकर, डिवीजन ऑफ पावर को लेकर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो आपको इसी स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो ये क्वेश्चन आपके 12th चैप्टर से पूछा गया है विच इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। Now our last short question of section B is question number 27. So question number 27 में भी दो क्वेश्चंस गिवन है। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है द रेबल प्रोक्लेमेशंस ऑफ 1857 appeal to all the sections of the population for unity. Explain the statement with example. सो 1857 के रिवॉल्ट में जो भी रेबल प्रोक्लेमेशंस किए गए थे, यानी कि जो भी इश्तिहार को छपवाए गए थे, सो उसमें बार बार सोसाइटी के हर एक सेक्शन से अपील किया जा रहा था, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते थे, चाहे वो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे या फिर बाकी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते थे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते थे। सो बार बार हर एक लोगों से अपील किया जा रहा था कि आप सभी लोगों को एक साथ यूनाइट होना है और इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमें साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से भगाना है। सो इसी स्टेटमेंट को आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है एंड ये क्वेश्चन आपके 10th चैप्टर से पूछा गया है विच इज रेबल्स एंड द राज। आपका दूसरा क्वेश्चन है आर्ट एंड लिटरेचर एज मच एज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री हैव हेल्प्ड इन keeping alive the memory of 1857. Explain the statement in reference to Rani Lakshmi Bai. सो आर्ट, लिटरेचर एंड हिस्ट्री राइटिंग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 1857 का जो रिवॉल्ट है, जो इवेंट्स है, सो उसको आज तक अलाइव रखने में, उसकी मेमोरी को आज तक जीवित रखने में। सो इसी स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है रानी लक्ष्मीबाई के रेफरेंस में, यानी कि इस स्टेटमेंट को आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है एंड उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का 1857 के रिवॉल्ट में क्या रोल था एंड उनके जो इमेजेस है वो किस तरीके से इस रिवॉल्ट का जो मेमोरी है उसको आज तक अलाइव रखते हैं। उनके द्वारा जो भी प्रोटेस्ट किया गया था, उनके द्वारा जो वीरता दिखाई गई थी, सो उससे किस तरीके से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जो लीडर्स थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। सो ये सब कुछ आप लोगों को अपने आंसर में डिस्क्राइब करना है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने अपने सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ना। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। सो टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ऑफ 8 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। सो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा। सो हड़प्पा में जो टाउन प्लानिंग था उसको आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके से टाउन्स को प्लानिंग के साथ बनाया गया था, सो हर एक चीज को आप लोगों को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है विच इज ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। आपका दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम 1875 टिल 1950 इन डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
सो 1875 से लेकर 1950 तक अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में, सो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट साइट है, सो हर एक साइट को एकदम से एक ही टाइम पीरियड के दौरान डिस्कवर नहीं किया गया था, बल्कि एक एक करके डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले हड़प्पा का जो साइट है उसको डिस्कवर किया गया, उसके बाद मोहनजोदारो के साइट को डिस्कवर किया गया, एंड उसके बाद एक एक करके सारे ही जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उसको डिस्कवर किया गया। इनफैक्ट आज के टाइम पीरियड तक भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरियाज में एक्सकेवेशन होते रहते हैं, एंड आज भी एक दो साइट डिस्कवर होता रहता है। सो सारी आर्कियोलॉजिस्ट का जो भी कंट्रीब्यूशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी में, सो इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर दास इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ पोएट सेंट who has given extensive views on social situation, institutions and on ultimate reality. Explain the statement. सो कबीर दास पोएट सेंट के एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, एंड उनके द्वारा उस टाइम पीरियड के दौरान जो सोशल सिचुएशन था, जो इंस्टीट्यूशन था, एंड जो अल्टीमेट रियलिटी था, सो उसके ऊपर एक्सटेंसिव व्यूज को दिया गया है। सो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कबीर दास के बारे में लिखना है, उनके आइडियाज के बारे में लिखना है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द चिश्तीज बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सूफी डिवोशनल ट्रेडिशन इन द लेट 12th सेंचुरी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो लेट 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान चिश्ती सिलसिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल सूफी डिवोशनल ट्रेडिशन बन जाता है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली चिश्ती सिलसिला के बारे में लिखना है। सो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 6th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। नाउ अवर लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपके 11th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कजेस एंड इवेंट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्या वो कारण थे जिस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हमें क्या कुछ इवेंट्स देखने को मिलता है, सो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एंड हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गांधी जी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1922 टिल 1931। सो गांधी जी का हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रोल था 1922 से लेकर 1931 तक, यानी कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से 1931 तक गांधी जी के द्वारा क्या कुछ वर्क को किया गया था, किस तरीके से उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी, जिसमें आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो टोटल आप लोगों से 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 31। सो इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का टाइटल है द थेरी घाटा। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 4th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग। सो इस चैप्टर में आपका जो सोर्स बॉक्स 6 है, सो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। सो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द टेक्स्ट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पुन्नास स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सो किस तरीके से ये जो टेक्स्ट है ये हमें पुन्ना के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज पुन्ना रिफ्लेक्टेड एज एन अवेकेंड सोल। सो किस तरीके से हमें इस टेक्स्ट में ये देखने को मिला कि पुन्ना एक अवेकेन सोल के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर एविडेंट इन द कॉम्पोजिशन। सो इस कॉम्पोजिशन में हमें गौतम बुद्ध के कौन से टीचिंग्स के एविडेंस मिलते हैं। सो पहले दो क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा 1 and 1 मार्क्स, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा 2 मार्क्स। सो इन टोटल आप लोगों से 4 मार्क्स का एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो नाउ अब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। So the answer of the first question is, the text had represented Punna as an individual who did not believe in performance of rituals for gaining the purity from the sin committed. So इस टेक्स्ट में पुन्ना को एक ऐसे इंडिविजुअल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है
जो कि उन सारे रिचुअल्स के परफॉर्मेंस के ऊपर बिलीव नहीं करता है, जिन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करके, जिन सारे रीति रिवाजों को परफॉर्म करके किसी भी व्यक्ति को उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो भी सिन कमिट किया है, यानी कि जो भी उनके द्वारा पाप किया गया है, सो उन सारे सीन से उन्हें मुक्ति मिल सके, उन सारे सीन से उन्हें प्योरिटी मिल सके। सो पुन्ना के द्वारा उन सारे रिचुअल्स के ऊपर बिलीव नहीं किया जाता है। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करके आप अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर सकते हो। Now the answer of the second question is Punna can be called as an awakened soul due to her idea of rational thinking which she has shown during her conversation with the Brahmin. She gave rational thought to Brahmin about his belief that bathing in cold water will remove all the sin. Punna told if such was the case, then all water animals would have always gone to heaven. सो पुन्ना एक अवेकेंड सोल थे एंड इसका पता हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि जब पुन्ना के द्वारा ब्राह्मण के साथ कन्वर्सेशन किया जा रहा था, बातचीत किया जा रहा था, सो उस दौरान पुन्ना ने अपना जो रैशनल थिंकिंग के आइडियाज को शेयर किया ब्राह्मण के साथ, यानी कि वो रैशनल थिंकिंग के ऊपर बिलीव करती थी, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बिलीव करती थी। सो उनके उसी आइडिया के थ्रू हमें पता लगता है कि पुन्ना एक अवेकेंड सोल थी एंड पुन्ना के द्वारा उस ब्राह्मण को भी ये समझाया गया, ये रैशनल थॉट दिया गया कि उस ब्राह्मण का जो बिलीव था कि सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर में बात करके ही मेरे जितने भी सिन है, जितने भी पाप है, सो वो रिमूव हो जाएंगे। सो पुन्ना ने ब्राह्मण को ये समझाया कि सिर्फ और सिर्फ ये जो रिचुअल है इसको फॉलो करके आप अपने सारे ही पापों का पश्चाताप नहीं कर सकते हो। अगर ये जो बिलीफ है ये सच होता, देन वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स है, सो सारी एनिमल्स हर टाइम कोल्ड वाटर में ही रहते हैं, सो उनको तो हेवन मिलता, उनको तो स्वर्ग मिलता। सो पुन्ना ने ब्राह्मण को ये समझाया कि आपका ये जो बिलीफ है, सो ये बिल्कुल भी रैशनल नहीं है, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। सो पुन्ना के द्वारा ब्राह्मण को कुछ लॉजिकल बातें समझाई गई, जिसका कुछ सेंस बनता है, जिसका कुछ रीजन बनता है। सो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पुन्ना एक अवेकेंड सोल थी। Now the answer of the third question is some of the teachings of Buddha evident here are first point, do not believe in superstitious and analyze everything on the grounds of rationality। यानी कि हमें अंधविश्वासी जो बातें हैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए एंड हमें हर एक चीज़ को एनालाइज करना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रैशनलिटी। यानी कि हर एक जो बिलीफ है, सो क्या उसका कुछ भी लॉजिकल सेंस बनता है, क्या उस बिलीफ में थोड़ा सा भी रीज़न है, क्या उस बिलीफ में थोड़ा सा भी सेंस बनता है, थोड़ा सा भी वो बिलीफ लॉजिकल है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी अंधविश्वासी जो बातें हैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं बुद्धा की टीचिंग का भी एक आइडिया था। एंड दूसरा पॉइंट है, बुद्धा वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स विच वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। सो बुद्धा रिचुअल्स को परफॉर्म करना, सो इस चीज़ के अगेंस्ट में थे। सो हिंदुइज्म में रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, बट बुद्धा के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हमें रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सो ये जो दो आइडिया है, जो टीचिंग्स है बुद्धा का, ये हमें इस टेक्स्ट में भी देखने को मिला। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। सो ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। सो उस चैप्टर में जो आपका सोर्स बॉक्स 3 है, सो उस बॉक्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, विच इज एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सो नाउ अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सुल्तान ऑफ मोरक्को इंसिस्ट इब्न बतूता टू डेडिकेट द स्टोरी ऑफ हिज ट्रैवल टू इब्न जूजे। सो आखिर मोरक्को के सुल्तान के द्वारा इब्न बतूता को इंसिस्ट क्यों किया गया कि वो अपने ट्रैवल का जो भी स्टोरी है, सो वो इब्न जूजे को डेडिकेट करे, यानी कि उनको बताए। दूसरा क्वेश्चन है, हाईलाइट द प्लेसेस इब्न बतूता एक्सप्लोर ड्यूरिंग हिज ट्रैवल। सो इब्न बतूता के द्वारा अपने ट्रैवल के दौरान कौन से प्लेस में विजिट किया गया था, कौन से प्लेसेस में उनके द्वारा एक्सप्लोर किया गया था, सो उन सारे प्लेसेस के बारे में हमें बताना है। And the third question is, what do Ibn Battuta's travel account reveal about the things he noted in India? सो इब्न बतूता के ट्रेवल अकाउंट के द्वारा हमें इंडिया में कौन से प्रैक्टिसेस या फिर कौन से चीज़ों के बारे में आइडिया मिलता है, कौन से चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही पहला एंड सेकंड क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 1 and 1 मार्क्स एंड थर्ड क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सो नाउ अब हम लोग इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुल्तान ऑफ मोरक्को was elated by the traveling experience of Ibn Battuta and wanted to preserve his experience in written form for the future generation. Ibn Juzay was a great literacy scholar and would have documented the experience of Ibn Battuta
वेरी अप्रोप्रिएटली। सो मोरक्को के जो सुल्तान थे वो इब्न बतूता के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। सो इसी वजह से वो चाहते थे कि इब्न बतूता का जो भी ट्रैवल एक्सपीरियंस है सो उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो इसी वजह से वो चाहते थे कि इब्न बतूता अपने एक्सपीरियंस को इब्न जूजे के साथ शेयर करे, क्योंकि इब्न जूजे उस टाइम पीरियड के एक ग्रेट लिटरेसी स्कॉलर थे। सो इब्न जूजे इब्न बतूता का जो भी एक्सपीरियंस है उसको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट कर पाए। सो इसी वजह से सुल्तान चाहते थे कि इब्न बतूता अपने एक्सपीरियंस को इब्न जूजे के साथ शेयर करे। Now, the answer of the second question is Ibn Battuta visited numerous places during his travel. Some of the areas that he visited were North African nation, Middle East, Central Asia, India, China, and nation of Southeast Asia. So, Ibn Battuta के द्वारा अपने ट्रैवल के दौरान इन सारे ही प्लेसेस में विजिट किया गया था. Now, the answer of the third question is Ibn Battuta traveled extensively in India and has experienced several things related to culture, social, economic, architectural, and religious aspect of Indian society. He has talked about the dominance of Hinduism and the Buddhist religion in India during those times. He has also talked about the caste system and its presence in the Vijayanagar Empire. In economic aspect, he has talked about flourishing trade in spices and textile in India. सो इब्न बतूता जब इंडिया में विजिट किए थे देन उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किया गया था एंड इंडिया के कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक, आर्किटेक्चरल, रिलीजियस एक्सपेक्ट को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस को भी गेन किया था। सो इब्न बतूता ने अपने अकाउंट में इंडिया में हिंदुइज्म एंड बुद्धिस्ट रिलीजन का जो डोमिनेंस था उस टाइम पीरियड के दौरान सो उसको डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में बताया है। इसके अलावा इंडिया में उस टाइम पीरियड के दौरान जो कास्ट सिस्टम था, विजयनगर एम्पायर में कास्ट सिस्टम का जो प्रेजेंस था सो इसके बारे में भी उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट में डिस्कस किया है। साथ ही साथ इंडिया में उस टाइम पीरियड के दौरान जो इकोनॉमिक एक्सपेक्ट था, किस तरीके से इंडिया में स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल का जो ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। सो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट में डिस्क्राइब किया है। सो विद दिस क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट होता है। नाउ आवर लास्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। सो ये क्वेश्चन आपके 9 चैप्टर से पूछा गया है विच इज कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सो सोर्स बॉक्स 7 में आपको ये पर्टिकुलर पैराग्राफ मिल जाएगा जिसका टाइटल है अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द गिवन रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर शो अबाउट द डेक्कन कंट्री साइड। सो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है सो इस रिपोर्ट के द्वारा हमें डेक्कन कंट्री साइड के किस चीज़ के बारे में पता लगता है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द कजेस ऑफ रिवॉल्ट बाय द रियॉट्स अगेंस्ट मनी लैंडर। सो क्या वो कारण थे जिस वजह से उस एरिया में रहने वाले जो रायट्स थे यानी कि जो किसान थे उनके द्वारा मनी लैंडर के अगेंस्ट में एक रिवॉल्ट को लॉन्च किया जाता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज एग्जामिन द वेज थ्रू विच रियट्स स्पाइड द ब्रिटिश। सो क्या वो तरीके थे जिसके थ्रू जो रायट्स थे उनके द्वारा ब्रिटिशर्स के ऊपर निगरानी रखा जाता था। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन डेप्थनेस ऑफ द पीजेंट और डेक्कन रायट। सो इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट से हमें डेक्कन रायट या फिर पीजेंट्स के इन डेप्थनेस के बारे में पता लगता है। Now the answer of the second question is the moneylenders were violating the norms of the countryside. The riots had seen moneylenders as devious and deceitful. सो मनी लैंडर्स के द्वारा कंट्री साइड में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नॉर्म्स थे, जो कुछ रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग ही मनी लैंडर्स के द्वारा पीजेंट्स को उधारी दिया जाता था, सो उन सारे रूल्स को मनी लैंडर्स के द्वारा वायलेट किया जा रहा था। सो इसी वजह से जो रायट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो मनी लैंडर्स को बहुत ही डिसऑनेस्ट व्यक्ति के रूप में देखा करते थे, बहुत ही ज़्यादा कपटी व्यक्ति के रूप में देखा करते थे। नाउ द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज द रायट्स प्लेस्ड स्पाइस ऑन द बाउंड्रीज ऑफ देयर विलेजेस टू सी if any government officers come and give timely intimation of their arrival to the offenders. So जो रायट्स थे वो अपने गाँव के बाउंड्रीज में कुछ जासूसों को प्लेस कर देते थे ताकि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर उनके विलेजेस में आता था देन वो तुरंत जाके सूचना या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो उन सारे रायट्स को दे दे। सो इस तरीके से जो रायट्स थे वो अपने ऑफिशियल्स की जासूसी किया करते थे। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट होता है। ना जो हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन ई। सो सेक्शन ई में आप लोगों से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जिसका मार्क्स है 5 मार्क्स। सो इस एक क्वेश्चन में ही आप लोगों से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो द क्वेश्चन इज ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल। सो मैप आप लोगों को दिया जाएगा। सो उस मैप में आप लोगों को इन सारे प्लेसेस को प्लॉट करना है।
सो पहला है सांची स्तूपा। सो सांची जहाँ पे एक स्तूपा है, सो सांची को आपको प्लॉट करना है। दूसरा है ढोलावीरा जो कि एक मैच्योर हड़प्पन साइट है, सो ढोलावीरा को आपको मैप में प्लॉट करना है। तीसरा है शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में है एंड इट वॉज अ टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। मुगल्स के कंट्रोल में ये एक टेरिटरी था। सो दिल्ली में आपको शाहजहानाबाद को प्लॉट करना है। सो अगर आपको ये नहीं आता है कि शाहजहानाबाद कहाँ पे है, सो इसके बदले में आप गोलकोंडा को भी प्लॉट कर सकते हैं जो कि एक एम्पायर हुआ करता था 14 टू 18 सेंचुरी टाइम पीरियड के दौरान। सो इन सारी जगह को आपको एक मैप में ही प्लॉट करना है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन दिया गया है। सो द क्वेश्चन इज ऑन द सेम आउटलाइन मैप टू प्लेसेस रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैव बीन मार्क्ड एज ए एंड बी, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस ड्रॉन नियर देम। सो उसी मैप में दो प्लेसेस को ए एंड बी मार्क किया गया है जो कि 1857 के रिवॉल्ट से ही रिलेटेड है। 1857 के रिवॉल्ट के ही दो मेजर सेंटर है। सो आप लोगों को ए एंड बी जो प्लेस को मार्क किया गया है उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है एंड जो लाइन दिया गया है वहाँ पे उन दोनों ही प्लेसेस के नाम को लिखना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपको दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेम मैप में आपको इन सारी जगहों को प्लॉट करना है। सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। सो नाउ अब हम लोग मैप में इन सारी प्लेसेस को प्लॉट करते हैं। सो दिस इज द मैप। सो कुछ ऐसा ही आप लोग को इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा एंड उस मैप में आप लोग को हर एक प्लेसेस को प्लॉट करना है। सो पहला क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था कि हमें सांची को प्लॉट करना है। सो मध्य प्रदेश के इस पर्टिकुलर एरिया में आपको सांची को प्लॉट करना है। दूसरे क्वेश्चन में था ढोलावीरा। सो गुजरात के इस जगह पे आपको ढोलावीरा को प्लेस करना है। तीसरे क्वेश्चन में था शाहजहानाबाद। सो दिल्ली में आपको शाहजहानाबाद को प्लॉट करना है एंड इसी में और एक क्वेश्चन अटैच था गोलकोंडा। सो तेलंगाना के इस पर्टिकुलर रीजन में आपको गोलकोंडा को प्लेस करना है ना। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसमें ए एंड बी को मार्क किया गया था, सो इस जगह पे ए को मार्क किया गया है। सो ये जो पर्टिकुलर जगह है ये है ग्वालियर एंड इस जगह पे बी को मार्क किया गया है। सो ये है बरकपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है। सो इस तरीके से आप लोगों को अपने मैप वर्क को कंप्लीट करना है। सो विद दिस हमने आपके सेक्शन ई के भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, सो उन सारे स्टूडेंट्स को इस मैप वर्क के बदले में इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो एक बार हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी रीड कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है नेम एनी टू साइट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन पीरियड। सो किसी भी दो साइट का नाम आप लोगों को लिखना है मैच्योर हड़प्पन पीरियड का। सो आप हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है नेम एनी वन टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। सो इसके आंसर में आप लाहौर, आगरा, दिल्ली किसी भी प्लेस या फिर टेरिटरी का नाम लिख सकते हैं। तीसरा है नेम द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो इसका आंसर होगा हम्पी। एंड फोर्थ है नेम एनी टू सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो इसका आंसर आप कानपुर या फिर अवध लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में चॉइस दिया गया है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। सो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं सारे कैंडिडेट्स के लिए है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उन लोगों को ये जो मैप वाला क्वेश्चन है इसी को सॉल्व करना है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि मैंने क्लास 12 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को बताया है। सो प्लीज़ एग्जाम देने से पहले उन सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वे सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी देखना है देन उन सारे वीडियोस का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ वंस चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट द इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट लिंक ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोज़। सो विद दिस आज के इस वीडियो के एंड करते हैं। एंड यस, अगर आपको अपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू, ताकि उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके, वो लोग भी अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाए। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।